Good morning, students. We are starting the chapter 5 of Sociology, Book 2. Book 2 is Understanding Society. Okay. So, we are starting today the Indian sociologists. लास्ट चैप्टर में हमने वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था और इस चैप्टर में हमें इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना है. तो वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ने के बाद हमें इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये इसमें हम जानेंगे. और वेस्टर्न कंट्री में जो सोशोलॉजी का जन्म हुआ था उसकी कंडीशंस क्या थी. उसकी कंडीशंस हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था, मॉडर्नाइजेशन आ गया था, इसके कारण सोशोलॉजी का जन्म हुआ. जबकि इंडिया में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, है ना. इंडिया में जब सोशोलॉजी का जन्म हुआ था उस समय इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था. इंडिया ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी. तो ऐसे समय पर यहाँ पर सोशोलॉजी का जन्म हुआ. ठीक है. तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन सोशोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया को सोशोलॉजी से अवगत कराया. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें जो पायनियर हैं सोशोलॉजी के, इंडियन सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी के, वो हैं LK अनंत कृष्णा अय्यर. वो 1861 से 1937 तक रहे. उन्होंने अपना करियर एक क्लर्क के रूप में शुरू किया था. फिर वो एक स्कूल टीचर बने, बाद में कॉलेज टीचर बने कोचिन स्टेट में, जो आज के समय पर केरला में है ना. वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी का जो उन्होंने शुरुआत की थी वो बाय एक्सीडेंट वो सोशोलॉजिस्ट बन गए थे, है ना. 1902 में उन्हें कोचिन का दीवान को असिस्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो एथनोग्राफिकल सर्वे कर रहे थे स्टेट का. अनंत कृष्णन अय्यर जो थे उन्होंने वो प्रोबेबली फर्स्ट सेल्फ टॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला था और स्कॉलर भी मिला था एक अकेडमिशियन के रूप में. उन्हें मद्रास उनके पास हालांकि कोई डिग्री नहीं थी एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के, लेकिन फिर भी उन्हें मद्रास की यूनिवर्सिटी में, कैलकाटा की यूनिवर्सिटी में एज अ रीडर अपॉइंट किया गया और फिर उन्होंने पहला पोस्ट ग्रेजुएट एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया में सेटअप किया इनकी हेल्प से. ठीक है. वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में 1917 से 1932 तक रहे और ही हैड नो फॉर्मल, उनके पास, हम पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि एंथ्रोपोलॉजी की उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री या क्वालिफिकेशन नहीं था. फिर भी उन्हें एथनोलॉजी सेक्शन में प्रेसिडेंट की पोस्ट पर इलेक्ट कर लिया गया था एज अ इंडियन साइंस कांग्रेस, है ना. ही वॉज अवॉर्डेड एन ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय जर्मन यूनिवर्सिटी. उन्हें ऑनरेरी डॉक्टर के रूप में जर्मन यूनिवर्सिटी से अवार्ड दिया गया था. ऑनरेरी का डॉक्टरेट PhD का उपाधि दी गई थी जब वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स दे रहे थे. ओके. नाउ उसके बाद द लॉयर शरद चंद नेक्स्ट है. जो नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे, वो थे शरद चंद्र रॉय. वो 1871 से 1942 तक रहे और वो भी एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे. मतलब उन्होंने कोई इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि उन्होंने इसके लिए कोई पहले से पढ़ाई नहीं की थी, कोई डिग्री नहीं ली थी. वो ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट बने जैसे कि हमने पीछे अभी अय्यर के बारे में पढ़ा था, और वो भी इंडिया में सोशोलॉजी को एक पायनियर देने में सक्सेसफुल हुए, है ना. लॉ की डिग्री लेने से पहले वो कलकत्ता में रिपन कॉलेज में थे, है ना. रॉय ने अपना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इंग्लिश में की थी. उसके बाद तुरंत ही उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और उन्होंने डिसाइड किया कि रांची में 1898 में उन्होंने इंग्लिश टीचर की जॉब ले ली थी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में. ये उन्होंने फिर डिसीजन लिया और वो फाइनली इंग्लिश टीचर के रूप में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में 1898 में अपॉइंट हो गए. ठीक है. ही बिकेम द लीडिंग अथॉरिटी ऑन द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ ट्राइबल पीपल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन. उसके बाद वो छोटा नागपुर रीजन में रहे और वहाँ के जो ट्राइबल पीपल थे, जो आज के समय का झारखंड है, उन लोगों पर, वहाँ के रहने वाले जो आदिम जातियाँ थी, ट्राइबल पीपल्स थे, उनकी कल्चर, उनकी सोसाइटी को बहुत नज़दीक से स्टडी किया. रॉय जो थे उनका इंटरेस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल मैटर्स में शुरू से ही रहा.
और इसकी शुरुआत उन्होंने जब उनके अंदर ये इंटरेस्ट जागा तो उन्होंने अपने स्कूल की जॉब को छोड़ दिया और लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया उन्होंने रांची के कोर्ट में। और फिर इवेंचुअली उन्हें कोर्ट के ऑफिशियल इंटरप्रेटर के रूप में अपॉइंट कर लिया गया। ओके, रॉय बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन ट्राइबल सोसाइटी। जो रॉय थे वो ट्राइबल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उनकी कल्चर, उनके ट्रेडिशन को जानने के लिए, उनकी सोसाइटी को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे और अपने उसको उन्होंने एक प्रोफेशनल रूप दे दिया। और वो जो ट्राइबल कस्टम और लॉ थे उसको इंटरप्रेट करते थे वो कोर्ट में। उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जगह जगह पर ट्रैवल किया और इस फील्ड में उन्होंने बहुत इंटेंसिव वर्क भी किया उनके बीच, उन ट्राइबल पीपल्स के बीच रह कर के। रॉय ने 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश किए थे इंडियन और ब्रिटिश एकेडमिक जर्नल से जो लीड करते थे। और साथ ही उन्होंने फेमस मोनोग्राफ्स लिखे थे किस पर, ओरेगन, मुंडाज और खरियाज। ये कौन थे? ये ट्राइबल जातियाँ थीं जो इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में रहते थे। तो इन ट्राइबल्स के ऊपर उन्होंने कुछ अपने इम्पॉर्टेंट जर्नल्स लिखे थे। और उन्होंने 1922 में एक जर्नल फाउंड किया था, मैन इन इंडिया, है ना। ये उनका अर्लीस्ट जर्नल था। इस तरह का जर्नल जो है आज भी पब्लिश होता है इंडिया में, आज भी हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जीएस घुरे, है ना। जीएस घुरे, इन्हें फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोशियोलॉजी के रूप में जाना जाता है इंडिया में। उन्होंने इंडिया के सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग डिपार्टमेंट को हेड किया था। सोशियोलॉजी, ये जो सोशियोलॉजी का डिपार्टमेंट था जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता था, उसके वो हेड बने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। लगभग 35 ईयर्स तक वो इस पोस्ट पर रहे। उन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी को फाउंड किया और साथ ही अपना जो जर्नल था सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, उसको भी उन्होंने पब्लिश किया। घुरे मैनेज टू नर्चर सोशियोलॉजी एज एन इंक्रीजिंगली इंडियन डिसिप्लिन। घुरे ने सोशियोलॉजी को इंडियन डिसिप्लिन में एक बढ़ते हुए स्कोप के रूप में मैनेज किया था। घुरे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन कुछ फीचर्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था। क्या थे वो? द एक्टिव कंबाइनिंग ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च विद इन द सेम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, टीचिंग और रिसर्च, सोशियोलॉजी के ऊपर टीचिंग करना और रिसर्च करना, ये दोनों ही कंबाइंड एक्टिविटीज़ जो थी एक ही इंस्टीट्यूशन में होना पॉसिबल बनाया था घुरे ने। द मर्जर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इनटू अ कंपोजिट डिसिप्लिन, है ना। सोशल एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को एक कंपोजिट डिसिप्लिनरी वे में मर्ज करने का जो काम था, ये घुरे के कारण ही पॉसिबल हो पाया था। घुरे ने कास्ट, रेस और ट्राइब्स, जिसमें ट्राइब्स थे, किनशिप थे, फैमिली थे और मैरिजेस थे, उनके कल्चर, उनके सिविलाइजेशन के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा। और सिटीज़ का जो हिस्टोरिकल रोल था, रिलीजन था और जो सोशियोलॉजी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट और इंटीग्रेशंस थे, इन पर काफ़ी सारे बुक्स पब्लिश की हैं इन्होंने अपनी घुरे ने ट्राइबल्स के ऊपर भी काफ़ी काम किया था। ट्राइबल्स के ऊपर किन सब्जेक्ट को लेकर? उनका जो सब्जेक्ट था ट्राइबल्स, उनके कल्चर के ऊपर, उनके सोशल लाइफ के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, और स्पेशली उनका जो डिबेट था वेरीर एल्विन के साथ, वो पहला डिबेट था जिसे सोशियोलॉजी और एकेडमिक वर्ल्ड से रिलेट करके जाना गया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो घुरे थे, घुरे के बारे में आगे हम और कुछ पढ़ेंगे। दैट इज़ कई सारे जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो स्पेशली जो कि इंडिया की ट्राइब्स में इंटरेस्टेड थे और बिलीव करते थे कि जो प्रिमिटिव पीपल हैं, जिनके कल्चर अलग अलग हैं, वो हिंदुइज़्म के मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव दैट द इनोसेंट एंड सिंपल ट्राइबल्स वुड सफ़र एक्सप्लॉयटेशन। वो ये भी मानते थे
कि जो यहाँ के ट्राइबल पीपल हैं वो इनोसेंट हैं और कुछ उन्हें एक्सप्लॉयटेशन सफ़र करना पड़ रहा है उनका, और जो कल्चरल डिग्रेडेशन है उनका हिंदू कल्चर और सोसाइटी के कांटेक्ट के कारण उसके कारण उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है। इस रीज़न से उन्होंने ये फील किया कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो ट्राइब्स की हेल्प करे, ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करे और उन्हें अपने वे में अपने लाइफ और कल्चर को सस्टेन करने में उनकी हेल्प करे, विच वो फेसिंग कॉन्स्टेंट प्रेशर टू एजिमुलेट विद मेन स्ट्रीम ऑफ हिंदू कल्चर, जिससे कि वो हिंदू कल्चर के मेन स्ट्रीम में शामिल हो सके। ठीक है। घुरे बिकेम द बेस्ट नोन एक्सपोनेंट ऑफ नेशनलिस्ट व्यू and insisted on characterizing the tribes of India as backward Hindus rather than distinct cultural groups। घुरे जो थे वो ट्राइबल पीपल, जो इंडिया में ट्राइब्स थे उनको लेकर के जो उनका नेशनलिस्ट व्यू था उसको एक्सपोनेंट करने में और उनको कैरेक्टराइज करने में काफ़ी आगे थे और इसी के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने ट्राइब्स को एक बैकवर्ड हिंदूज़ का नाम दिया था, ना कि डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप्स का। उनका कहना था कि जो ये ट्राइब्स हैं वो इंडियन हिंदू सोसाइटी का ही एक हिस्सा है, ना वो इस हिंदू कल्चर से अलग नहीं है, इस ग्रुप से अलग नहीं है, बल्कि वो बैकवर्ड हिंदूज़ उनको नाम दिया। द प्रोटेक्शनिस्ट बिलीव्ड दैट एजिमुलेशन would result in the severe exploitation and cultural extinction of the tribal। जो प्रोटेक्शनिस्ट थे, प्रोटेक्शनिस्ट मतलब जो ट्राइबल इंडियन ट्राइब्स को जो प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना, अलग अलग वे में, उनका मानना था कि ये जो एजिमुलेशन है हिंदू, बाकी के जो हिंदूज़ हैं उनका इन डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप से जो ट्राइब्स हैं उनके साथ जो एजिमुलेशन है उनका, इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है कि इनका एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ेगा, इनका जो कल्चर है ट्राइबल्स का वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो जाएगा, गुम हो जाएगा। ठीक है। घुरे एंड द नेशनलिस्ट, जो घुरे थे और जो राष्ट्रवादी नेता थे हमारे देश के, दूसरी तरफ उनका आर्ग्यू ये था कि इसके जो इल इफ़ेक्ट है वो किसी ट्राइबल कल्चर को के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि जो दूसरे बैकवर्ड और डाउन ट्रोडन सेक्शन है इंडियन सोसाइटी में उन पर भी यही प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है। तो इन ऑल हम ये घुरे जो थे उन्होंने ये बताना चाहा कि जो ट्राइबल पीपल हैं वो मेन हिंदू स्ट्रीम से कहीं अलग नहीं है, बल्कि वो बैकवर्ड हिंदूज़ हैं जो पिछड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए हैं, वो इस इंडियन सोसाइटी से अपार्ट नहीं है, वो इस इंडियन सोसाइटी का ही एक हिस्सा है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज घुरे ऑन कास्ट एंड रेस। घुरे ने कास्ट और रेस को, ट्राइबल्स के कास्ट और रेस को लेकर के क्या जो है अपने स्टेटमेंट दिए। जीएस घुरे का जो एकेडमिक रेपुटेशन था वो डॉक्टर डिजर्टेशन एट कैम्ब्रिज के बेस पर बिल्ट हुआ था। उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी, जो बाद में और इसमें जो उन्होंने थीसिस लिखी थी वो बाद में पब्लिश हुई, किस नाम से, कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 के नाम से। ओके। घुरे प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड क्रिटिक of the then dominant theories about the relationship between race and caste। घुरे ने रेस और कास्ट को लेकर के जो डोमिनेंट क्लास थे, जो डोमिनेंट वर्ग था, सेक्शन था इंडियन सोसाइटी में, उनका जो रिलेशनशिप था उसके ऊपर डिटेल्ड क्रिटिक लिखा था। हर्बर्ट रिस्ले जो एक ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर थे, वो भी एंथ्रोपोलॉजिकल मैटर में डीपली इंटरेस्टेड थे, वो भी मेन प्रोपोनेंट थे इनके डोमिनेंट व्यू का। दिस व्यू हेल्ड दैट ह्यूमन बीइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट रेसेस। ये जो व्यू था घुरे का वो ये बताता है कि जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, उसे अलग अलग रेसेस में सेपरेट किया जा सकता है,
किस बेस पर? उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर, जैसे कि स्कल का सरकमफ्रेंस, नोज की लेंथ, या फिर उस वॉल्यूम ऑफ द क्रेनियम और द पार्ट ऑफ द स्कल जहाँ पर हमारा ब्रेन लोकेटेड होता है। ठीक है, तो लोगों को किस बेस पर इसमें डिवाइड किया गया है, ह्यूमन बींग्स को किस बेस पर डिवाइड किया गया है? उनके सेपरेट रेसेस को लेकर के। जो रेस होता है वो किस बेस पर डिसाइड होता है? जो फिजिकल फीचर होता है व्यक्ति का, किसी ह्यूमन का जो फिजिकल फीचर होता है, एक बहुत बड़े ग्रुप का एक जैसा जो फिजिकल फीचर होता है, उसके बेस पर रेस डिवाइड होते हैं, है ना। तो ये घुरे ने इसको काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी किया है और उसे पब्लिश भी किया है। रिस्ले एंड अदर्स बिलीव्ड दैट इंडिया वॉज अ यूनिक लेबोरेटरी फॉर स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ रेशियल टाइप्स। रिस्ले और जो दूसरे बिलीवर्स हैं, जो सोशोलॉजिस्ट हैं दूसरे, उन्होंने क्या, उनका मानना था कि इंडिया एक यूनिक लेबोरेटरी है जहाँ पर रेशियल टाइप्स के एवोल्यूशन को स्टडी किया जा सकता है डिटेल में, क्योंकि जो कास्ट हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट थे। जो कास्ट थे उनमें इंटर मैरिज करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट था अलग अलग ग्रुप्स में, और ये कई लंबी सेंचुरीज तक ऐसा ही बना रहा। ठीक है, इन जनरल द हायर कास्ट्स अप्रॉक्सीमेटेड इंडो आर्यन रेशियल ट्रेट्स while the lower castes seemed to be belong to non-Aryan, aboriginal, mongoloid और other racial groups, है ना। जनरली हम कहें तो जो हायर कास्ट हैं, हायर कास्ट में जिन्हें हम इंडो आर्यन रेस के कह सकते हैं, इंडो आर्यन जो रेस था वो हायर कास्ट थी उस समय पर अर्लियर स्टेज में इंडिया के, जबकि जो लोअर कास्ट थे वो नॉन आर्यन ओरिजिन से बिलोंग करते थे, जिनमें मोंगोलॉइड और जो दूसरे रेशियल ग्रुप्स भी शामिल थे। ओके, इसके बाद घुरे का जो वर्क था और जो बाकी के सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बताया है? रिस्ले एंड अदर सजेस्टेड दैट द लोअर कास्ट वर द एबोरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। रिस्ले और जो दूसरे लोग थे, दूसरे जो सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जो लोअर कास्ट थे वो इंडिया, उनका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, है ना। उन्हें आर्यन पीपल्स के द्वारा सबजजेट किया गया था, हु हैड कम फ्रॉम एल्सवेयर एंड सेटल्ड इन इंडिया। वो आर्यन जो इंडिया के बाहर से आए थे और यहाँ पर आकर के सेटल हुए थे। पर घुरे डिसएग्री करते हैं इस बात से, है ना। बेसिक आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड बाय रिस्ले, जो रिस्ले ने अपना ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो आर्यंस थे लोअर कास्ट के, जो यहाँ पर जिन्हें कहा जाता था, वो इंडिया के इनहेबिटेंट्स थे, जबकि जो आर्यंस थे वो बाहर से आए थे और इंडिया में सेटल हो गए थे। और उन्होंने फिर इन जो इनहेबिटेंट्स थे जिन्हें लोअर कास्ट बोला गया, इनको बाद में उन्होंने सबजजेट किया था। तो ये जो उनका मानना था रिस्ले का सॉरी, उससे एग्री नहीं करते हैं घुरे। और रिस्ले की इस बात को वो पार्शियली करेक्ट मानते हैं घुरे। He pointed out the problems with using average alone without considering the variation, है ना। उन्होंने उस प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया है जो अलग अलग है ना। कुछ हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं सच में सही मायने में, उनको उन्होंने पॉइंट आउट किया है, एंड कंसिडरिंग द वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर मेजरमेंट फॉर अ गिवन कम्युनिटी। किसी एक कम्युनिटी में जो एक मेजरमेंट दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, उस पर फोकस किया है उन्होंने। घुरे ये मानते थे कि रिस्ले का जो थीसिस था, अपर कास्ट, कौन सी थीसिस थी उन्होंने कि जो अपर कास्ट हैं वो आर्यन थे और जो लोअर कास्ट थे वो नॉन आर्यन थे। वो ब्रॉडली ट्रू हो सकता है, लेकिन सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया के लिए। इंडिया के जो दूसरे पार्ट्स थे वहाँ पर इंटर ग्रुप डिफरेंसेस जो थे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो लार्ज नहीं थे और सिस्टमैटिक भी नहीं थे। ओके, दिस सजेस्टेड दैट इन मोस्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द इंडो गैंगेटिक
plane, different racial group had been mixing with each other for a very long time. उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि इंडिया का जो ज़्यादातर पार्ट था इंडो गैंगेटिक प्लेन को छोड़ करके, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट में अलग अलग रेशियल ग्रुप्स जो थे वो मिक्स हो गए थे एक दूसरे के साथ और लंबे समय तक वो वैसे ही साथ में रहे। थस रेशियल प्योरिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। थस racial purity had been preserved due to the prohibition on intermarriage only in Hindustan proper, North India. जो हालांकि जो रेशियल प्योरिटी थी उसे प्रिजर्व करके रखा गया बाय इंटरमैरिज पर रोकथाम लगा करके, इंटरमैरिज को उस समय लागू नहीं होता था हमारी सोसाइटी में तब, तो इंटरमैरिज को प्रोहिबिट करके रेशियल प्योरिटी को हालांकि प्रिजर्व रखा गया था हिंदुस्तान में, प्रॉपर मेनली नॉर्थ इंडिया में। बाकी के जो पार्ट्स थे कंट्री के, एंडोगेमी के प्रैक्टिस अगर वहाँ पर किया गया, एंडोगेमी क्या होता है, मैरिंग ओनली विद इन अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, केवल एक पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप में जो मैरिज होते हैं वो एंडोगेमी कहलाते हैं, है ना। मे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू ग्रुप्स, वो दूसरे ग्रुप्स में इंट्रोड्यूस हो चुके थे और ऑलरेडी उसके कारण ऑलरेडी जो रेशियल वेरिएशन था वो आ चुका था सोसाइटी में। घुरे इज ऑल्सो नोन फॉर ऑफरिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन ऑफ कास्ट। घुरे को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कास्ट की एक बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दी है। उनका जो डेफिनेशन है वो कुछ फॉलोइंग फीचर्स पर जो है एम्फेसाइज करता है। क्या थे वो फॉलोइंग फीचर्स, आगे हम पढ़ते हैं। सॉरी तो फॉलोइंग फीचर्स क्या हैं? ये फीचर्स है, कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन। इसमें बताया गया कि कास्ट जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सेगमेंटल डिवीजन पर बेस्ड है। ओके दिस मीन्स दैट सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लोज्ड मैन्युअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी जो है बहुत सारी संख्या में क्लोज्ड और म्यूचुअली एक्सटेंसिव है। म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के साथ, है ना। म्यूचुअली एक्सटेंसिव सेगमेंट या फिर कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ है और हर कास्ट जो है ऐसा एक कंपार्टमेंट है। इट इज़ क्लोज्ड बिकॉज कास्ट इज डिसाइडेड बाय बर्थ। ये क्लोज इसलिए है कि कास्ट किस बेस पर डिसाइड किया जाता है, बाय बर्थ, जन्म के आधार पर कास्ट का डिसीजन लिया जाता है। चिल्ड्रेन जो अपने पेरेंट्स के अंडर में ग्रो होते हैं वो पर्टिकुलर कास्ट के होते हैं, वो हमेशा उसी कास्ट के रहेंगे जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है ना। तो बर्थ के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिसके थ्रू किसी कास्ट की मेंबरशिप एक्वायर की जाए। अगर शॉर्ट में कहें तो एक पर्सन की जो कास्ट है वो उसके बर्थ से डिसाइड होती है। इसे ना ही अवॉइड किया जा सकता है और ना ही इसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, जो सेकंड डेफिनेशन है वो है कास्ट सोसाइटी इज बेस्ड ऑन हिरार्चिकल डिवीजन। कास्ट सोसाइटी का जो बेस है वो क्या है, हिरार्चिकल डिवीजन। हर कास्ट जो है स्ट्रिक्टली अनइक्वल है दूसरे कास्ट से। इसका मतलब क्या है कि हर कास्ट चाहे वो हायर हो या लोअर हो एक दूसरे से, वो अपने आप में यूनिक है। थ्योरी में थ्योरेटिकल मतलब इसको हम प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, तो थ्योरेटिकल कोई भी जो दो कास्ट हैं वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्शन ऑन सोशल इंटरेक्शन स्पेशली द शेयरिंग ऑफ फूड, है ना। जो कास्ट का इंस्टीट्यूशन है, कास्ट को उसके लिए ज़रूरी ये है कि सोशल इंटरेक्शन पर रिस्ट्रिक्शन होता है, स्पेशली जो फूड शेयरिंग है उस पर रिस्ट्रिक्शन होता है। इस तरह का जो कास्ट डिवीज़न होता है उसके आधार पर देयर आर इलेबरेट रूल्स प्रिस्क्राइबिंग व्हाट काइंड ऑफ फूड मे बी शेयर्ड बिटवीन विच ग्रुप।
है ना। इसमें यह भी इलेबरेट किया जाता है कि किसी कास्ट ग्रुप के अंडर में कोई जो कास्ट ग्रुप है उसमें किस तरह का फूड शेयर किया जाता है। There are elaborate rules prescribing what kind of food may be shared between which group. These rules are governed by ideas of purity and pollution. ना इसमें ये भी इन रूल्स को इलेबरेट किया गया कि किस तरह का फूड किस ग्रुप में शेयर किया जाता है। ये जो रूल्स हैं उन्हें प्योरिटी और पॉल्यूशन की आइडियाज़ पर गवर्न किया जाता है। कास्ट ऑल्सो इन्वॉल्व्स डिफरेंशियल राइट एंड ड्यूटीज़ फॉर डिफरेंट कास्ट। कास्ट में जो अलग अलग राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं वो अलग अलग कास्ट के लिए दिए गए हैं, डिसाइड किए गए हैं। These rights and duties pertain not only to religious practices but also extend to the secular world. ये जो rights और duties हैं ना केवल religious practices को pertain करते हैं बल्कि secular world में भी extended हैं ये। Caste restriction जो caste है वो restrict करता है occupation के choice को, जिसमें जो कास्ट होते हैं वो खुद ही बाय बर्थ डिसाइड करते हैं कि और उनकी हेरिडिटरी होती है जो उनका ऑक्यूपेशन होता है ना। लाइक जो अर्लियर सोसाइटीज़ थी इंडिया में, वहाँ पर जो कॉबलर है उसका जो बेटा है वो कॉबलर ही बनेगा। इस तरह का कास्ट के बेस पर ही ऑक्यूपेशन का डिसीजन लिया जाता था। नाउ कास्ट एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, कास्ट फंक्शंस, सोसाइटी के लेवल पर अगर हम देखें तो जो कास्ट है वो रिगिड फॉर्म फंक्शन करता है। काफ़ी कठोर जो उनके तरीके हैं इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन को लेकर के। एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है जो कि वो स्पेसिफिक कास्ट के लिए ही एलोकेट किया जाता था। जो एक स्पेसिफिक कास्ट का व्यक्ति होता था वही लेबर का काम किया करता था। कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज। जो कास्ट है वो मैरिजेस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। कास्ट एंडोगैमी है ना, एंडोगैमी या फिर जो मैरिज केवल एक ही कास्ट के अंदर हुआ करती थी वो अक्सर अकम्पनीड होती थी कुछ रूल्स के तहत, है ना। कुछ वो रूल्स जो एक्सोगैमी पर के अनुसार होते थे और किससे शादी करनी है किससे शादी नहीं करनी है इस पर वो बेस होते थे, इन रूल्स पर कुछ बेस होते थे। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, घुरे के बारे में जो था ये पूरा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा। नेक्स्ट है डीपी मुखर्जी ऑन ट्रेडिशन एंड चेंज। डीपी मुखर्जी के बारे में जो नेक्स्ट क्लास है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।